हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग एक फ्री कोर्स चला रहे थे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के लिए। और ये जो कोर्स है आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और APFC की जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है उसमें आपको हेल्प करेगा। पर्टिकुलरली आप इस कोर्स में हमने बात किया था कि 15 लेक्चर हम लोग करेंगे। उसमें हमने बात किया था कि 9 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी के होंगे, 3 ऑडिटिंग के और 3 इंश्योरेंस के। 9 वीडियो में हम लोगों ने 8 वीडियो थ्योरी पार्ट पे रखा था और एक हमने पार्ट मिसलेनियस रखा था, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल पे देंगे। वैसे हर दिन हम न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये इसमें हम लोगों ने 11th की पूरी वीडियो, पूरे जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं। आज और कल हम लोग, आज और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12th के सारे दोनों किताब, दोनों की 11th और 12th में दो की बुक, वो दोनों हम लोग कवर कर लेंगे। हमने अभी तक 6 वीडियो किए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि या मैसेज करते हैं कि समझ नहीं आ रही है। पहली बात तो है कि इफ़ यू आर फ्रॉम द साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड, तो मैंने बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दूसरी बात है कि आप जब देखने आते हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है जो फर्स्ट वीडियो में से मैच करता है। NCERT में चूँकि बार बार रिपीट किया है उन चीज़ों को, इसलिए मैंने भी आपको इस सामने रिपीट किया है। जैसे फर्स्ट क्लास में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब किया था, हम 6th क्लास में भी किए थे। आज जो हम 6th 7th क्लास करेंगे उसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप अकाउंट्स का देखेंगे। मैथ्स में जिसको पार्टनरशिप का पता है, ठीक है, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। मैथ्स में जिसको पता है उसको आराम से किया जा सकता है। नाउ इसकी PDF की बात आती है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia से मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। देन आपको pyqpedia.com जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। जो भी डाउट क्वेरी आपकी है उसके लिए आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी डाउट क्वेरी कवर हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। जो चीज़ समझ नहीं आए, वैसे तो मैं ऐसी चीज़ें बताता ही नहीं हूँ जो आपको नहीं समझ में आए, फिर स्टिल अगर नहीं समझ में आती है तो उसको छोड़ दीजिए, क्या ही कर सकते हैं, है ना। बट जितना मैं कराया हूँ उसको छोड़ के जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो पर्सन बिजनेस चलाता है तो अकेले भी चला सकता है। तो अकेले अगर चलाएगा तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस जब बड़ा होता है तो एक पर्सन के पास ना उतना पैसा होता है, ना टाइम होता है, ना स्किल्स होता है कि हर चीज़ को मैनेज करे। तो क्या करता है कि 2-3 लोग साथ आते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग साथ आकर के उसमें करते हैं बिजनेस। तो जब वो आते हैं तो उसमें प्रॉफिट अगर होगा तो सबका होगा, लॉस होगा तो सबका होगा, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी तो सबकी होगी। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म्स जो है तो उसके लिए अलग से अकाउंटिंग रूल्स होगी कि पार्टनर को कैसे से पैसा शेयर कैसे होगा, कैसे उसके कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, कैसे अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा था वो सब तो कंपनी में भी आ जाएगी। तो वैसे तो ये रिटेन्स रूल्स ये लोग डीड बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड, कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, इतना % इसको मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि एग्रीमेंट नहीं होता है, दोनों लोग सीधे 4 लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं रहती। तो उस केस में अगर कोई रूल्स नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रूल्स है वो फॉलो होगा। अब एक एग्जाम्पल है कि अगर राहुल और नेहा मिलकर के एक बेकरी स्टार्ट करते हैं और वो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे। तो राहुल और नेहा जो हुए पार्टनर हुए और उसका बेकरी जो हुआ वो पार्टनरशिप फर्म हुआ। ठीक है, इवन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसने कहा है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन 2 पीपल हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस दैट इज रन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। या तो सब मिल के चला रहा है या बाकी लोग पैसे दे रहे हैं, एक आदमी उसको चला रहा है उसके बिहाफ में। पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ही सिर्फ करता है क्योंकि इसके पार्टनर हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ
पहले तो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। एक ये याद रखेंगे। दूसरा, जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट के थ्रू होती है। ऐसे नहीं रास्ते पे जा रहे हैं और सीधे शुरू कर दिए। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल भी वैलिड होता है, ठीक है। रिटन ज़्यादा सही रहता है, डिस्प्यूट वगैरह नहीं होगा। एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती है, कितने प्रॉफिट मिलेगी, क्या क्या ड्यूटीज है उसके, कैपिटल में कैसे कंट्रीब्यूट होंगे, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप, अगर मान लीजिए कि आप एक घर खरीदते हो, यू आर बाइंग अ होम, 2 लोग मिलकर अगर घर खरीदते हो तो उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 लोग मिल करके उसको क्या बोलेंगे, को ओनर। क्या बोलेंगे, को ओनर। 2 आदमी मिल करके अगर घर खरीद रहे हैं तो उसको बोलेंगे को ओनर। 2 आदमी मिल करके घर खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, तब वो दोनों को बोलेंगे पार्टनर। दैट मीन्स कि बिजनेस होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलेंगे। और बिजनेस का मोटिव ही होता है, अकाउंटेंसी कहना है कि बिजनेस का मोटिव ही है कि प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। देन आप ये समझिए कि दोनों में, इसमें ये कहा है कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट और ऑथोरिटी होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। और जो भी पार्टनर का जो भी एक्शन होता है उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रॉफिट लॉस तो शेयर होता ही है। अगर चैरिटी में आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। प्रॉफिट इज अ मोटिव, प्रॉफिट होगा तभी पार्टनरशिप होगी। अगर मान लीजिए कि फर्म कर्जा नहीं ले लिया और नहीं दे रहा है तो दोनों पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। और बोथ द पार्टनर, 2 या 2 से अधिक जितने भी पार्टनर है, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई भी एक्ट अगर होती है, कुछ भी होता है, तो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टनरशिप डीड मैंने बता दिया कि रिटन एग्रीमेंट दोनों पार्टनर के बीच में होता है, जहाँ पे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब होता है, जिसमें दोनों साइन करते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग में इसको कैसे कैसे मेंशन करेंगे वो हम धीरे धीरे आएंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग, कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग करना है, पार्टनर जितने हैं उसमें प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, इसका आंसर ये है कि अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ठीक, नहीं तो इक्वली जो है सो प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा। लिखा हुआ है तो ठीक कि 3:2 में होगा तो ठीक है, नहीं तो इक्वली शेयर होगा। दूसरा कि जो कैपिटल लगाया है पार्टनर्स ने उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस पे बात आती है। तो इसमें एक चीज़ है कि इंटरेस्ट तभी दिए जाएंगे जब लिखा होगा कि आपके पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, कि आपके कैपिटल पे इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं कि उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा उस कैपिटल पे। सेम अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट तभी लगेगा जब वो एग्रीमेंट में लिखा होगा। अच्छा, 2 पार्टनर ए बी है। अब एबीसी लिमिटेड है, एबीसी पार्टनर, 3 पार्टनर है, एबीसी और एबीसी लिमिटेड है। अब इसमें पैसे की जरूरत होगी, तीनों ने 1-1 लाख रुपया मिला के 3 लाख तो जरूरत पर 3 लाख मिलाया है, 20,000 रुपये की और ज़रूरत है। अब एक ए पार्टनर के पास में ज़्यादा पैसा है तो बोलेगा कि भैया हम तुमको वैसे कैपिटल पूंजी नहीं लगाएंगे, हम 20,000 का लोन देंगे। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अगर कोई लोन देगा तो इतना इंटरेस्ट, तब तो ठीक है। नहीं लिखा होगा तो 6% पर ईयर का लोन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन तभी मिलेगा जब वो डीड में, एग्रीमेंट में लिखा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर फर्म्स के किसी प्रॉपर्टी या उसका नेम पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज करता है तो वो प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा फर्म को। अगर सेम टाइम का बिजनेस, मान लीजिए कि ए क्या किया, इसी तरह का एबीसी लिमिटेड करके, एडी लिमिटेड करके खोल दिया, सेम टाइम का काम कर रहा है, तो उसका भी प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब समझिए चीजें। अकाउंटिंग में जो प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, है ना, जैसे सिंगल ओनर वाले बिजनेस का होता है उसी तरह प्रोप्राइटरशिप का भी होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है अकाउंटिंग में मेंशन करना। हर पार्टनर का अपना इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ड्राइंग इंटरेस्ट, ये सब जो है सो सेपरेटली लिखा जाता है।
प्रॉफिट लॉस का जितना भी उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एग्रीमेंट के अनुसार से वो लिखा जाता है। पिछला कुछ गलती है उसके एडजस्टमेंट। अगर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, कभी कभी होता है क्या है कि कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, कोई नया पार्टनर ऐड कर गया या कोई पुराना रिटायर कर गया, कोई डेथ कर गया, या कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप टूटता भी है, डिजोल्यूशन भी होता है, तब उसके समय भी आपको, या बिजनेस क्लोज हो गया, अकाउंट सेटल हो गया, तो वो सब में भी आपको ये अकाउंटेंसी में सब मेंशन होती है। नाउ हम कैसे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का मेंटेन करते हैं, तो फर्म्स के बुक में जितने भी पार्टनर हैं सबके कैपिटल अकाउंट होंगे। जो पार्टनर के कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कितना प्रॉफिट इन किया है, कितना विड्रॉ किए हैं, कितना उसको इंटरेस्ट मिला है, ये सब चीज उसमें लिखा होता है। ये दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या होता है आपको, दूसरा होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएशन कैपिटल, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है कि कौन से मेथड से, कौन से तरीके से अकाउंट को मेंटेन करेंगे, तो हम यूज करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल का नाम से क्लियर है, कैपिटल फिक्स्ड, कि कैपिटल अमाउंट हमेशा फिक्स्ड होगा। ये तभी चेंज होगा जब कोई फिर से नया, मतलब न्यू कैपिटल होगा, मतलब फिर से सब पार्टनर मिलकर सोचेगा कि और भी कुछ पैसे लगा देते हैं, या पैसा निकालेंगे तभी। बाकी जो है प्रॉफिट, ड्राइंग, कितना पैसा निकाला, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब सेपरेट अकाउंट में रखेंगे, जिसको सेपरेट अकाउंट में, जिसको करेंट अकाउंट बोलेंगे। तो इसका मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों अलग अलग, हर पार्टनर के दो अकाउंट होंगे, दैट इज द कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया। रवि अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल में, तो कैपिटल अकाउंट में चला गया, वो 10,000 रुपये निकालता है, 15,000 रुपये प्रॉफिट कमाता है, तो दोनों उसके करेंट अकाउंट में। मतलब सर जो फिक्स्ड हर पार्टनर का कैपिटल आप बनाना है, फर्म बुक में उसका अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहता है कि कैपिटल अमाउंट फिक्स रहेगा, दो अकाउंट हर पार्टनर का बनाना है, एक कैपिटल और करेंट। अगर वो कुछ भी पैसा प्रॉफिट कमाता है या पैसा निकालता है, वो सब हम लोग करेंट अकाउंट में रखेंगे। फ्लक्चुएटिंग क्या कहता है कि नहीं, एक ही अकाउंट होगा, उसका नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट, उसी में सब कुछ मेंशन करेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं कि उसमें चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, 20,000 प्रॉफिट ऐड किया, तो 20,000 ऐड हो गया, तो 1,20,000 हो गया। विड्रॉ कर लिया 5,000, तो 1,15,000 हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये एक ही अकाउंट में सब कुछ होता है, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि कौन सा अपनाना है, या क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है और उसमें अगर ये चीज़ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज हो रहा होगा। एनसीईआरटी में डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेना। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, तो देख लेना। नाउ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो रेशियो एग्री किया जाता है उसी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इक्वली होता है। दोनों चीज बता दिया है मैंने आपको पहले। अगर एक ही मालिक है तो सारा प्रॉफिट लॉस एक ही पर्सन की जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट के बाद जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो अलग कर लेंगे, पार्टनर लोग की सैलरी है या कमीशन है उसकी वो अलग कर लेंगे, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है उसको, ये सबको एडजस्ट करने के बाद हम लोग जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग फिर बताएंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ, अब इसको बांटेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही एक पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें यह लिखा होता है कि फर्म्स की प्रॉफिट कैसे पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब जो प्रॉफिट हमारा आया उसमें से पार्टनर की सैलरी निकाल दिया, पार्टनर का कमीशन निकाल दिया, अगर कैपिटल कोई लगाया है उसका इंटरेस्ट निकाल दिया, अगर ऐसा कुछ मेंशन है तो ड्राइंग पे अगर कुछ पैसा निकाले हैं, जैसे मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए का काम है, हमने उस फर्म से निकाली है, तो वी हैव टू गिव, आई हैव टू गिव द इंटरेस्ट। उसके बाद जो बचेगा वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाकी सब में। ठीक है, सो शॉर्ट में क्या है कि हाउ द फर्म यूजेस टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट पार्टनर के बीच में। अब कैपिटल पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये हमने बता दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पार्टनरशिप शुरू किए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि एक साथ 1-1 लाख रुपए तीनों दिए। अब किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो कोई 2 लाख दिया, कोई 1 लाख, कोई 1 लाख, ऐसा भी हो सकता है, कोई 50,000।
तो उस केस में डिफरेंट अमाउंट अगर आप लगा रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, उसके कैपिटल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, रिवार्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए एक 2 लाख दिया, 1 लाख दिया, 50,000 दिया, तो 50-50 तीनों का हम लोग ले लें इक्वल, इस और बाकी पे हम लोग मान लें कि इसने इन्वेस्ट किया है, उस पर हम लोग इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट तब देंगे जब प्रॉफिट कमाएंगे। लॉस अगर हो गया तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जितना हमको प्रॉफिट देना है, जितना इंटरेस्ट देना है उतना पैसा है नहीं, तो जितना पैसा है उसी में बांट देंगे। अब रवि ने 1 लाख रुपए लगाया, मीना ने 50,000 लगाया। अगर मान लीजिए कि 10% के इंटरेस्ट से आपको कैपिटल पे देना है, तो रवि को 10,000 मिलेगा, मीना को 5,000 मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम आएगा। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि पैसा हमारे पास में 7,500 ही है, 7,500 ही टोटल प्रॉफिट कमाया, तो उसमें केस में क्या करेंगे, 5,000 इसको दे देंगे और 2,500 इसको दे देंगे, मतलब इसने जितना इन्वेस्ट किया उसके अनुसार से उसको बांट देंगे। ठीक है, और जितने दिन के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर नवंबर में किया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, ड्राइंग तो मैंने बता ही दिया कि अगर पार्टनर को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, वो निकालता है, तो उस पर इंटरेस्ट लग सकता है। जिस दिन पैसा निकाला उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा। अब हर महीने अगर वो कुछ पैसा निकाल ले रहा है, उसमें से 50,000 निकाल रहा है, तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ निकालेगा तो 6.5%, मिडिल ऑफ मंथ 6, लास्ट 5.5, क्वार्टरली 7.5, है ना, 7.5, एंड ऑफ क्वार्टर 4.5 मंथ का। इफ सेम अमाउंट इफ विड्रॉन क्वार्टरली, इफ डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन डिफरेंट टाइम पे, तो हम इंटरेस्ट टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाई 12 कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एबीसी लिमिटेड में, एबी लिमिटेड में काम कर रहा है, अब एक नया पार्टनर को लेके आया क्योंकि, तो नया पार्टनर को बोला कि भाई तुम ठीक है, तुम आओगे अगर हम हमारे यहाँ, तो हम तुमको गारंटी देते हैं कि इतना पैसा तुमको तुम प्रॉफिट में देंगे ही देंगे, प्रॉफिट हो या ना हो, आई विल गिव यू दिस अमाउंट। जैसे रवि मीना पार्टनर है, सीता को एडमिट करना चाहते हैं और बोलते हैं कि देख तुम पैसा लगाओ, तुमको हम कम से कम 30,000 तो पर साल प्रॉफिट देंगे ही देंगे, हो या ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि सीता का शेयर का प्रॉफिट 25,000 ही हो रहा है, सीता का जो प्रॉफिट शेयर, अब तो सब लोग पैसा मिलाया, अब ये बोला कि नहीं हम पैसा तभी लगाएंगे जब तुमको गारंटी दो कि तुम 30,000 तो हमको दोगे ही दोगे, कुछ फिक्स। तो बोला कि ठीक है 30,000 देंगे, अगर तुम्हारा 25,000 ही तुम्हारे हिस्से का बना तो 5,000 रुपये हम लोग अपने में से बांट के देंगे। क्लियर? सो दिस इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द अगेन द एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद लगता है ऐसा कुछ मिस हो गया, कुछ रिकॉर्ड गलत हो गया, तो वो सबको जो है सो एडजस्टमेंट एंट्री में डालते हैं, करेक्शन। ज़्यादा दिमाग इस पर मत लगाइए, है ना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में चला जाता है। क्लियर? ये सब दिमाग आप इस पर बहुत ज़्यादा मत कीजिए। तो व्हाट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपको बोला है कि कभी भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में अगर चेंज होता है पार्टनर के बीच में, नया पार्टनर ज्वाइन किया या एक छोड़ दिया या पुरानी एग्रीमेंट एंड हो गई, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बिजनेस तो कंटिन्यू है बट पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो गया। पहले 2 लाख 2 लाख 2 लाख दिए थे, अब एक 4 लाख दे रहा है, एक 1 लाख दे रहा है, रेशियो भी चेंज हो जाएगी ना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोल दिया, तो अब एडमिशन ऑफ नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा? अब क्या होता है कि 2 लोग से कंपनी चला रहे हैं, अब हमको और पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टनर को और बना लेंगे। ठीक है, लेकिन वो हम एंट्री तभी कराएंगे जब दोनों पार्टनर, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, एग्री करेंगे तब। हरी एंड हक जी पार्टनर थे, उनकी शेयर रेशियो 3/2 थे, और जितना 5 रुपये में 3 रुपये ये 2 रुपये वो ऐसे लेते थे। इन्होंने क्या किया, जॉन जी को ऐड कर लिया, और जॉन जी 1/6 शेयर उनको प्रॉफिट में चाहिए था, तो वो नया पार्टनर जो है रिकॉन्स्टिट्यूएंट। ये एग्जांपल दे रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। पहले क्या था कि राम मोहन सोहन का 3:2:1 में कटता था, अब बोल रहा है कि नहीं हम लोग प्रॉफिट जो है सो इक्वली बांटेंगे, तो दैट इज द एग्रीमेंट चेंज हुआ, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई पार्टनर जो है सो छोड़ दिया या रिटायर कर गया, ओल्ड एज हो गया, इलनेस हो गया, पर्सनल कोई रीजन होगा, तो उसमें आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो बिजनेस तो चलेगा ही, तो वो भी हो गया रिकॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है?
जब भी नया पार्टनर ज्वाइन करता है किसी फर्म में तो प्रॉफिट का शेयर तो उसको भी देना पड़ता है ओल्ड पार्टनर को। पहले प्रॉफिट का शेयर देखिए एबीसी लिमिटेड में ए बी लिमिटेड है तो ए और बी के बीच प्रॉफिट बच रही है। जब नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट तीनों में बटेगा। सो दैट इज द sacrifice done by A and B to give profit to C is sacrificing ratio. The ratio in which the old partner give up their profit is called the sacrificing ratio. मतलब ओल्ड आपको कितना प्रॉफिट में शेयर मिलता था, नया पहले क्या होता था कि ए बी को दोनों को 10-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट मिल जाती थी, ठीक है। अब इसके आने से 7-7 हज़ार रुपये तीनों को मिलते हैं। मतलब पहले 7,000 14,000 मिल दोनों के प्रॉफिट होते थे, अब इसके जो है सो मतलब पहले 20 होते थे अब 14 हो रहे हैं, पहले 10 थे फिर अब 7 है। सो दैट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। एक पर्सन का सेक्रीफाइस कितना है, 7,000 रुपया, ठीक है। अब ये मैटर जरूरत क्यों है, ये एक चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस बनाया गया है मेहनत करके बनाया गया है, नाम कमाया गया, ब्रांड वैल्यू है, सो देयर इज अ गुडविल ऑल्सो। तो गुडविल अमाउंट उसको पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको खरीदना होगा कोई ब्रांडेड कोई ये पीवाईक्यूपीडिया को आपको खरीदना है, तो जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन तो इसकी कोई बात वैल्यू नहीं थी, बट आज के डेट में इसकी गुडविल तो कुछ है ना। सो अब अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो दे हैव टू गिव द गुडविल अमाउंट विच इज कॉल्ड द प्रीमियम, कंपनसेशन की तरह ओल्ड पार्टनर पे कि ये मेहनत जो हमने किया है आपको तो बना बनाया मिल गया, सो दैट इज द गुडविल अमाउंट, ठीक है। क्योंकि ये मेहनत जो हम किए हैं उसका कुछ तो पैसा मिलना चाहिए हमको, तो ये जो पैसा मिलता है वो अपना ओल्ड पार्टनर में आपको डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ए बी पार्टनर्स है, 3/2 का आपको रेशियो है, सी नया पार्टनर है कि 1/5 हमको शेयर चाहिए। तो अगर कुछ अगर मान लीजिए कि मेंशन वेंशन नहीं है तो 1/5 जो शेयर होगा वो ए और बी में से बेचारे में से आ जाएगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो हमने देख लिया। गुडविल क्या है, बार बार बात किया मैंने, ब्रांड वैल्यू, नेम, रिपुटेशन, कस्टमर का ट्रस्ट है टाटा पे, तभी तो बिक रहा है। तो आज उसको पहले खरीदने जाइएगा, इस पे पीवाईक्यूपीडिया पे ट्रस्ट है तो वो खरीद आप आइएगा लेने, तो इसको तो यू हैव टू पे द गुडविल कॉस्ट। 2 दुकान है वो सेम चीज़ बेच रहा है, एक पॉपुलर है क्योंकि लोग कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, एक्स्ट्रा अर्निंग ड्यू टू देयर गुडविल, तो उसका पैसा तो दीजिएगा ना। सो गुडविल इज ऑल्सो इंटेंजिबल, टच नहीं किए जा सकते हैं। नाउ गुडविल कैसे होता है, मैनेजमेंट अच्छा हो, आप जो है सो ट्रेडमार्क है आपके पास में, पेटेंट है, लोकेशन आपका सही है, बिजनेस जो है सो अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हेन टू कैलकुलेट द वैल्यू, नया पार्टनर जब ज्वाइन करता है तब हम वैल्यू देखेंगे। देन इसके बाद कोई पार्टनर डाई कर जाता है तो उसको पैसे जो देने होते हैं उस समय, या फर्म जब सॉल्व बिकता है उस समय गुडविल देखते हैं, या 2 फर्म अमलगमेट होते हैं तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो 3 मेथड है बेसिकली गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। आप बस मेथड का नाम याद रखेंगे, मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। सो तीन चीज़ें हैं। एक है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल में क्या होता है कि एवरेज जो कुछ पर्टिकुलर ईयर का एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर जो है सो आप ईयर्स परचेज ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है और 3 एग्रीड टू टेक 3 ईयर्स, 3 साल के परचेज को अगर हम लोग माना है तो 1.5 लाख रुपये गुडविल का कॉस्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि पीवाईक्यूपीडिया का बात करेंगे, अगर इसका गुडविल अगर कैलकुलेट करना है तो हाँ एवरेज प्रॉफिट 0 है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों का, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल जो भी एग्री करेंगे हम लोग एग्रीमेंट में, उसकी प्रॉफिट को एवरेज कर लेंगे। मतलब पहले साल 1 लाख कमाया, फिर 20,000, 1,20,000, फिर 1,40,000 है ना, तो 36 हो जाएगा, 3,60,000 हो गया, बटे 3 मतलब 1,20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट हो गया 3 साल का, ठीक है। और हम बोलेंगे कि भाई 5 साल का तुमको कम से कम देना पड़ेगा और प्रॉफिट का, तो वो आपको जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1,20,000 इंटू 5। सो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड मल्टीप्लाई इट बाई हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट द बायर्स इज विलिंग टू पे फॉर।
कितने का एग्रीमेंट बन रहा है कि 5 साल तक का प्रॉफिट हम आपको देंगे, 5 साल जो प्रॉफिट होगा उसमें हम आपको पैसे दे रहे हैं। ठीक, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि एक्चुअल क्या प्रॉफिट हुआ और नॉमिनल प्रॉफिट क्या है। मतलब इसी तरह का जो बिजनेस होगा उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए किसी तरह का ABC है, XYZ है, टाटा भी नमक बेचती है और कोई और कंपनी भी नमक बेचती है, तो दोनों का प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। सो इसका प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नॉर्मल लेवल से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो उस पर हम लोग कर लेंगे। और ईयर्स ऑफ परचेज मतलब कितने साल का आप देने वाले हो प्रॉफिट। ईयर्स ऑफ परचेज समझ गया ना, कि हम अगर ये बोलेंगे कि भाई हमको इसका 5 साल तक का तो आपको कम से कम प्रॉफिट देना पड़ेगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन एक है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें 2 तरीका है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द मेथड वैल्यूज द फर्म एज इफ इट्स प्रॉफिट वेयर कन्वर्टेड, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज द कैपिटलाइजेशन, कि हम आपके गुडविल को मानते हैं कि इतना का कैपिटल है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रांड वैल्यू भाई 1 करोड़ की है उसकी, सो दैट गुडविल को हम लोग, प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए। तो ये चीज़ें आपको 3 मेथड है, इतना याद रखेंगे काफ़ी हो गया। गुडविल का अकाउंट में कैसे लिखते हैं, जब न्यू पार्टनर आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको भी देखते होगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ब्रांडेड टीचर को लेके आते हैं, तो मृणाल को अगर किसी ने हायर किया तो मृणाल, चाहे ओझा सर को हायर किया किसी ने तो उनका ब्रांड है अपना। ठीक है ना, तो वो भी गुडविल लेकर के आता है, उसके लिए उसके कारण बहुत सारे बच्चे आते हैं। सो कभी कभी गुडविल वो भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसका पेमेंट करना पड़ता है पुराने वाले को, है ना। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, कभी कभी बना बनाया चीज़ है, उसमें कोई आ गया तो उसको प्रॉफिट हो जाता है ना। इलेक्शन में चल रहा है किसी का हवा, उसमें आया कोई, वो जीत गया। ठीक है, तो किसी का बनाया हुआ गुडविल से उसको फायदा हुआ। सो दैट इज द नया पार्टनर कभी कभी गुडविल नहीं भी लाता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो आता है तो जैसे न्यूज एंकर है कोई जिसका गुडविल बना हुआ है, तो वो छोड़ के जाएगा तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सो दैट इज द ट्रीटमेंट। हिडन गुडविल भी होता है जो डायरेक्टली लिखा नहीं जाता है बट वो रहता है। ठीक है, देन एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। नया पार्टनर जब ज्वाइन करेगा, उस ज्वाइन करने से पहले जितने भी पुराने प्रॉफिट और लॉस है उस सब को अपना पुराना पार्टनर जो कहता है कि भाई हम बांट लेते हैं, क्योंकि पुराना प्रॉफिट लॉस है वो हम बांट लेते हैं, आपको तो नए वाले से मिलेगा ना। ठीक है, तो नया जो पार्टनर होगा वो पुराने जो प्रॉफिट या लॉस में कोई हकदार नहीं होगा। ठीक है, नया पार्टनर जब भी आएगा तो वो सारा चीज़ चेंज देखा जाएगा, अकाउंट का रिवैल्यूएशन होगा, पुराना जो भी होगा वो सब बांट के ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, जब नया पार्टनर ज्वाइन होगा तो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ABC का 3:1 में है। C नया पार्टनर है, नया पार्टनर 60,000 रुपया लेकर के आया है, तो एक पार्ट 3, 2, 5, 1 6 पार्ट में से एक पार्ट जो है सो 60,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगा 2 पार्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000, और 3 पार्ट ये एक दिया है 1,80,000, एक दिया है 1,20,000 और एक दिया है 60,000। 3:2:1 का मतलब तो यही हो गया। अभी सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ध्यान रखना है, एक की कैपिटल इतने, बी की इतनी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बात करेंगे कि भाई देखो टोटल कैपिटल 6 लाख रुपया है, अगर आपको सब पार्टनर को इक्वली मिलेगा सेम रेशियो में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होता है, तो पैसा ऐड नहीं किए आप, जो बस आप जो है इसमें सीधे ऐड कर लिए, म्यूचुअली एग्री होकर के चल जाता है काम। जैसे A और B पहले 1:1 का कर रहे थे, अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम 3:2 में प्रॉफिट करेंगे। सो A को गेन हो गया एक्स्ट्रा। अब किसी का 50-50% है स्टेक, अभी 60-40 कर सकता है, 40-60 किया जा सकता है, इसे तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, फर्म को छोड़ देता है या डेथ कर जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नया जो रिमेनिंग पार्टनर्स होगा वो नया एग्रीमेंट, और उस समय डेथ के समय में जितना भी पेमेंट वगैरह लॉस, प्रॉफिट लॉस होगा वो सब उनको दे दिया जाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना।
ये सब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे पढ़ लेना, पढ़ना होगा तो, बाकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। न्यू प्रॉफिट रेशियो, गेनिंग रेशियो, उसके गुडविल का भी पैसा मिलेगा, है ना, जो कंपनी का ब्रांड वैल्यू बन गया है वो भी जब वो छोड़ेगा तो उसको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वन पार्टनर लीव्स द अदर मस्ट डिसाइड हाउ, फिर डिसाइड करेगा फ्यूचर में हमको प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है। तो ये है न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सब देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने बात कर ही लिया। देन गेनिंग रेशियो एक होता है। गेनिंग रेशियो होता है नया शेयर माइनस ओल्ड शेयर। द गेनिंग रेशियो सोच हु गेन्स हाउ मच ऑफ द लिविंग पार्टनर शेयर। क्या हुआ मतलब कि देखिए, मान लीजिए कि ए बी सी आपको 3 लोग हैं, तीनों लोग 1-1 लाख रुपया दे रहा है, 3 लाख रुपया लगा करके लगाया है और गुडविल वगैरह जो है। अब सी मान लीजिए डेथ कर गया, लीव कर गया, किसी तरह से छोड़ दिया, तो किस पार्टनर को ज़्यादा गेन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे अमित, दिनेश और गगन 5-3-2 में आपने मतलब 5-3-8 10 भाग में 2 भाग गगन का था, 3 भाग दिनेश का था और 5 भाग अमित का शेयर में था। दिनेश जब रिटायर कर जाता है, दिनेश रिटायर कर गया मतलब 3 भाग वाला चला गया, तो अमित एंड गगन की शेयर 3:2 में हो गया। तो गेनिंग कितना हुआ, 1:2। क्लियर, समझ में आएगा। सो दिस इज द गेनिंग रेशियो। देखिए ये तो समझिए, 5-3-2, 5-3-2 हुआ। अब ये 3 वाला जो है सो हट गया। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग शेयर रेशियो बनाए हैं कि हम लोग का अब 3:2 में रहेगा, ठीक है, 3:2 में रहेगा। कौन सा, दिनेश रिटायर कर गया ना, तो गेनिंग रेशियो नया शेयर माइनस ओल्ड शेयर, पुराना क्या था उसमें से नया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हो गया, अब नया रेशियो अगर ओल्ड की तरह ही होगा, जैसे पहले जो रेशियो था वही रेशियो अगर होगा, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो जो रहेगा वही रह जाएगा। अगर नया और ओल्ड वाला रेशियो सेम ही होगा तो गेनिंग रेशियो भी ओल्ड की तरह ही हो जाएगा। नहीं तो आप गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सब ठीक है, गुडविल का लमसम वगैरह दे देते हैं तो अच्छा ठीक है। एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मिड ईयर में अगर रिटायरमेंट हैपेंस हो जाता है तो उस अनुसार से हम लोग पैसा देते हैं, पूरा साल का नहीं देते हैं, अगर 6 महीने पे हुआ तो 6 महीने का देते हैं। ये सब है। पार्टनर डेथ कर जाता है तो रिटायरमेंट में जैसा काम होता है वैसी होती है। पेमेंट जो है सो लीगल हेयर एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, ठीक है, जिस दिन डेथ किया उस दिन तक का, है ना, पैसा दिया जाता है, सारा प्रॉफिट एंड लॉस मिल करके। दोनों व्हाट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द डिजोल्यूशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि 3 फ्रेंड है ABC, ये एक कैफ़े चलाता है। अब बी डिसाइड कर रहा है रिटायर करने का, तो कैफ़े बंद तो नहीं होगा रिटायर करने से, तो AC उस बिजनेस को चलाएगा। तो दिस इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तो चेंज हुआ है लेकिन फॉर्म कंटिन्यूज होगा। लेकिन ABC सब मिलकर कहा कि भाई बिजनेस चल नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। सो दिस इज द डिजोल्यूशन। क्लियर। जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तो उसको डिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कुछ पार्टनर हटा अगर, तो उसको हम लोग डिजोल्यूशन नहीं बोलेंगे। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिजोल्यूशन ऑफ फर्म 2 चीज़ होती है। देखिए डिजोल्यूशन ऑफ, एक तो बोले रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिजोल्यूशन। मान लीजिए कि एक रिटायर कर रहा है तो एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। अब ABCD 4 लोग हैं। अब मान लीजिए कि B रिटायर कर गया तो ACD के बीच में रेशियो होगा। सो दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन, अलग से एग्रीमेंट बनेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ABCD चारों मिलकर के बैठ के डिसाइड किया कि भैया एक काम करते हैं, हम इसको बंद करते हैं, तो ये डिजोल्यूशन, फर्म ही डिजोल्यूश हो गया। एक चीज़ और होता है कि ABCD, इसमें इन लोगों ने बैठा और BC बोला कि देखो हम लोग तुम्हारा पार्टनरशिप, हम लोग नहीं रहेंगे तुम में, तो AD है, फर्म तो चलेगा ही चलेगा। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आप समझ गए डिजोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, पूरी तरह से बंद। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि फर्म तो कंटिन्यू होगा बट कुछ पार्टनर के रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जस्ट रीसफल, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म टोटल शटडाउन, ठीक है।
नाउ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टॉप नहीं होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है सो बंद हो जाता है, नया शुरू हो जाता है। अब इससे ये कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, देख लेना आप। एडमिशन, नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी, वही सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले में ही आ जाएंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में सब मिलकर के डिसाइड करेगा कि भैया हम हटा देते हैं, है ना, या कोर्ट बोल देगा कि भाई ठीक है इसको हटाइए अब, तो ये सारा पार्टनर से एक बार में डेथ कर गया। जस्ट यू कैन सी द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन फर्म के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हो। इसमें कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बंद कर दो आप, तो उस केस में आपको सेटलमेंट कैसे होता है डिसॉल्यूशन के बाद में, ये आपसे अगला टॉपिक है। जब भी कोई फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो बिजनेस स्टॉप हो गया तो अकाउंट को सेटल करना पड़ता है, ठीक है। सो अब सेटल करना पड़ता है तो जितने भी उसमें एसेट्स वगैरह है, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को पे कीजिए, बाकी सब करके, और इसके बाद पैसे सब में बांट लेंगे, ठीक है ना। अब ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एसेट को कितने करते हैं, पार्ट लोन्स कैसे देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नो नीड टू, प्राइवेट डेट है, फर्म का डेट है, ठीक है ना। फर्म्स की प्रॉपर्टी जो होगा उससे अपना फर्म का जो पहले कर्जा होगा वो यूज करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पार्टनर की होगी उससे पर्सनल डेट्स फर्म से नहीं लेंगे, है ना। जो फर्म का कर्जा है वो फर्म की प्रॉपर्टी से अदाएंगे, पर्सनल जो कर्जा है वो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अ पार्टनर्स वाइफ और चिल्ड्रंस प्रॉपर्टी कांट बी टच टू पे फर्म्स डेट। फर्म का जो कर्जा होगा उसके लिए उसके बच्चे और बीवी के प्रॉपर्टी को नहीं टच किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्म में उतना पैसा नहीं होगा तो पार्टनर को आपका पर्सनल एसेट्स पहले प्राइवेट डेट को देगा। देखिए समझिए, फर्म का कर्जा है, बिजनेस का कर्जा है, बिजनेस बंद हो गई, और आपका प्राइवेट भी कुछ कर्जा है, प्राइवेट डेट, तो फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म का कर्जा देंगे और आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्राइवेट कर देंगे। जब ये सध जाएगा तो ये पैसा इसमें भी लगा सकते हैं, या ये पैसा अगर फर्म का कर्जा सध गया तो इस पैसा को इसमें भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। अब देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है ना। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो ए और बी 3:1 में शेयर कर रहा है। अब सी आता है, बोलता है कि देखो हमको तो 1/4 आपको देना पड़ेगा, 1/4 शेयर आपको देना पड़ेगा, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब समझिए एक चीज़, सी का शेयर 1/4 है। अब पूरा शेयर पहले किसका था, ए बी का, टोटल पूरा जो शेयर था ए बी का था। अब उसमें से क्या हुआ कि 1/4 तो सी ले लिया, तो मतलब अभी 3/4 जो बचा पार्ट उसी में से बटेगा ए और बी को, ठीक है। तो पुराना रेशियो क्या था ए बी का, 3:1। इसका मतलब ए के पास शेयर कितना था, टोटल 4 भाग में से ए का कितना था, 3 भाग, और बी का कितना था, 1 भाग, 4 भाग में से, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन कि ए का शेयर कितना हो जाएगा, ये 3/4 जो बचा उसका 3/4, और बी का शेयर जो हो जाएगा 3/4 जो बचा उसमें से 1/4, तो ये 9/16 और ये 3/16, और सी का 1/4, तो वी कैन राइट 4 एक जैसा लिखने के लिए 4/16, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 9:3:4, 9/16, 3/16, 4/16। नहीं समझ में आया। ए बी मैथ्स का क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। ए बी का रेशियो 3:1 है। सी बोला कि 1/4 हम लेंगे, मतलब अब इसको जितना भी पैसा है उसका 3/4 बचा, 3/4 बचा। मान लीजिए 1,000 रुपया है, तो सी बोला कि हम 250 रुपया ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 750 ही बचा ना। अब इस 750 को हमको तो ए और बी में बांटना है, तो किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में। तो 3/4, तो जो बचा उसका 750, ए को कितना होगा 3/4, 4 भाग में से 3 भाग, 4 भाग में से 3 भाग, और इसको 4 भाग में से 1 भाग, बस इसको निकाल दीजिए, दिस इज द रेशियो। तो वही तो चीज़ तो किए हमने। सो आंसर देख लीजिए कौन सा है, ए।
X and Y share profit in the ratio of 3:2. Z was admitted as partner who set 1/5 share. New profit sharing ratio if Z acquires 3/20 from X and 1/20 from Y. देखिए X का शेयर 3/5, Y का शेयर 5 में से 3 और 2 में से 5, 2/5, ठीक है। Z एडमिट करता है, उसका 1/5 शेयर है, ठीक है। अब Z क्या करता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग, Z एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम X। तो X का शेयर कितना था, 3/5। तो देखिए X का पहले शेयर था, X का न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर पहले था 3/5, उसमें से 3/20 जो है सो दे दिया उसको। देखो इसको हम लिख सकते हैं 4/20। तो 3/20 ये 4 जेड के पास जो 4/20 है, X से 3/20 पार्ट लिया है और Y जेड जेड एक्वायर्स X से और Y से लिया है 1/20। तो X का जो पहले था 3/5, उसमें से 3/20 घटा दोगे अगर आप, तो ये आपको 9/20 बचता है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। Y का नया शेयर क्या हो जाएगा, पहले कितना Y का शेयर था 2/5, उसमें से कितना लिया है ये 1/20, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द 7/20। मतलब कहने का ओके, तो Z का शेयर कितना हो जाएगा 9, 7 और 4, टोटल शेयर कितना हो जाएगा 974। इसका शेयर 4/20 है, इसका 9/, सर 1/5 है, कोई नहीं, मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। अगला है कि A एंड B शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब A B का है 3:1। C इज एडमिटेड टू पार्टनर्स 1/4 शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। चलो देखो C का 1/4 है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A का कितना होगा 3/4, 3 1 4, 4 भाग में से 3 भाग। B का कितना होगा 1/4, 4 भाग में से 1 भाग इनका होगा। C एडमिट किया, C का 1/4 शेयर है, ठीक है। नाउ अब C का शेयर जो होगा वो कहाँ से लेगा, A और B का जो पुराना वाला होगा उसमें तो C का लिया होगा, तो C का शेयर 1/4 है। 1/4 किसका, दोनों में से 1/4 लिया होगा। सो 3/4 का 1/4 और 1/4 का 1/4, तो 3/16 इससे लिया और 1/16 इससे लिया, और 3/16 1/16 मिलकर के 4/16, तो 1/4 नहीं आ गया, समझ में आया। 3/16 भाग इससे ले लिया और 1/16 इससे लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो 3/16 डिवाइड बाई 1/16 विच इज 3:1। इसको सेक्रीफाई भी 3:1 में करेगा। जितने में रेशियो लिया है 1/4 शेयर लेने के बाद भी 1/4 शेयर लिया है, तो इसमें देखो पिछले क्वेश्चन में जो था X से Z जो है सो X से 3/20 लिया था, Y से 1/20 लिया, इसमें से दोनों में से 1/4 लिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 3:1। अगला है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द, कहाँ पे होगा, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा, नया पार्टनर के होगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। सिंपल सी बात है, जब नया पार्टनर, जब भी एडमिशन होता है, एडमिशन नया पार्टनर का होगा, तो जो भी जनरल रिजर्व मतलब जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है, अभी तक जो भी प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है, वो तो पुराने पार्टनर के पास ही जाएगा ना, है ना। ऐसा तो है, नया पार्टनर को क्यों देंगे पुराना प्रॉफिट। सो सी शुड बी द आंसर। अगला है कि आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। आशा निशा 2:1। आशा का बेटा जो है आशीष, वो नया एक आशीष जो है सो इसमें आता है 1/4 शेयर करके, ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा टू हर सन। 1/4 आता है, तो इसमें 1/4 में 1/8 जो है सो इसको इसके मम्मी से मिलता है, और 1/8 जो है सो इसको कहीं से आता है, ठीक। चलिए गिफ्ट में आता है 1/8। द रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द निशा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। फर्म का गुडविल जो है वो गुडविल का भी कॉस्ट होता है, गुडविल जो है सो 40,000 रुपया है, ठीक है। सो हाउ मच ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर के पास कितना जाएगा, अब समझिए चीजें। पहली बात तो है कि पहला जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3 भाग में से 2/3 आशा का है और निशा का कितना है 1/3। अब जब आशीष आया 1/4 भाग लेकर के, ठीक है, तो 1/4 लेके आया, तो 1/4 में 1/8 आशा से मिला और 1/8 निशा ने क्या किया, सेक्रीफाई किया, ये निशा वाला। द रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा, ये निशा से 1/8 आया और ये गिफ्ट में आया,
ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का क्या हो जाएगा, 1/8 ये भी दिया, 1/8 ये भी दिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, ये भी 1/8 सेक्रीफाई किया, ये भी 1/8 सेक्रीफाई किया, ठीक है, दोनों सेम सेक्रीफाई किया। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आशीष, गुडविल 40,000 रुपये फर्म है, ठीक है, आशीष का शेयर कितना है 1/4, ठीक है। सो 10,000 रुपये का गुडविल, टोटल गुडविल 40,000 है, समझिए मेरी बात, 40,000 रुपये टोटल गुडविल है। तो ये 40,000 किस में बटेगा, आशा, निशा और आशीष, आशा, निशा और आशीष तीनों में 40,000 का गुडविल, आज गुडविल हमने इसमें काउंट किया तो तीनों में। तो आशा निशा का गुडविल तो रही, आशीष के हाथ में कितना गुडविल का पार्ट पड़ा, क्योंकि आशीष का 1/4 हिस्सा है, 1/4 शेयर है, तो आशीष के गुडविल का शेयर कितना 10,000, तो ये 10,000 जो है सो पुराने पार्टनर इसमें आशा और निशा में बढ़ जाएगा, तो 5,000 दोनों को मिल जाएगा। सो 5,000 रुपया ईच। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देख लेना। ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म, इफ डी इज एडमिटेड, ABC है, डी आया तो क्या होगा, वो पुराना फर्म डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूएट, नन ऑफ द एबव। व्हेन ए न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, ये हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। अब जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ पैसा लाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो एसेट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जाएगा, वो तो एसेट अकाउंट में चला जाएगा ना, अगर एसेट आएगा तो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में क्यों जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इनकम एक्सपेंस जो होता है वो जाता है। एसेट में इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट एसेट अकाउंट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर टू द कैपिटल। किसके पास जाएगा बताइए, ओल्ड पार्टनर के पास में जाएगा। नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना जितनी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा वो पुराना रेशियो जो है उसमें ओल्ड पार्टनर के पास चला जाएगा। अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। इफ विवेक रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक और रजत क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर 10 भाग में से 5, 3 और 2 है, ठीक है। अब जब रिटायर किया कौन, विवेक, है ना, अभिषेक, रजत और विवेक, तो विवेक तो अपना पार्ट पूरा लेके चला जाएगा ना, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी 5:3 रह जाएगी, नॉर्मल सी बात है। वो रिटायर किया तो अपना भाग में जितना है, जैसे मान लीजिए कि 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये दे इनके हुए, तो 2 लाख रुपये ये अपना जो लगाया वो लेके चले जाएंगे, रिटायर कर गए तो 5:3 तो बच ही रहेगा ना। अगला है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आफ्टर सतीश रिटायर में, सतीश रिटायर कर गया 3:2, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है सो देखिए, ओल्ड रेशियो जो था, ओल्ड रेशियो राजेश, सतीश और तेजपाल, ये है 2:1 में, क्या है 2:1 में, ठीक है। इसका मतलब राजेश के पास 2/5 भाग है, ये 2/5 है इसका भी, और इसका 1/5 है। होता क्या है, सतीश जी जो है सो रिटायरमेंट हो जाते हैं, सतीश क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, और सतीश के रिटायरमेंट के नई रेशियो जो बनती है, नई रेशियो बनती है वो 3:2 में बनता है। मतलब 3:2 किसका किसका, सीरियस आफ्टर सतीश रिटायर कर गया तो राजेंद्र और तेजपाल के बीच में, राजेंद्र और तेजपाल के बीच में, तो ये राजेंद्र को 3/5 और तेजपाल को 2/5 हुआ। अब समझिए, तो ये जो रिटायर किया तो ये अपना पैसा लेके चला जाएगा, तो गेनिंग रेशियो, गेन राजेंद्र को कितना होगा, गेनिंग ऑफ राजेंद्र, मैंने बोला था कि आपको गेनिंग रेशियो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। गेनिंग ऑफ राजेंद्र कितना हुआ, राजेंद्र का पहले 2/5 था, ये अब 3/5 हो गया है। और तेजपाल को गेन कितना हुआ, तेजपाल का पहले 1/5 था, 1/5 था ना, अब इसका 2/5 हो गया है। मतलब क्या हुआ कि जब ये रिटायर किया ना सतीश, तो कुछ पैसा ये लोग दे दिया होगा उसमें, तो उस अनुसार से इसका रेशियो नया 3/2 हो गया। नाउ 2 से 3 हो गया तो कितना हो गया 1/5, और 1 से 2 हो गया तो 1/5। नाउ व्हाट इज द गेनिंग रेशियो 1:1।
सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आनंद बहादुर चंदेर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन चंदेर्स रिटायरमेंट। हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय आनंद एंड बहादुर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आनंद एंड बहादुर। अभी हमने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जो उनका शेयर होता है वो कोई ले लेता है ना। जैसे मान लीजिए कि सब पहले 1-1-1 में थे, इसके बाद जो आनंद बहादुर और चांदेर, तो ये चांदेर जब रिटायर करते हैं तो इसके हाथ का, जैसे मान लीजिए कि 1-1 लाख रुपया तीनों का अगर मान लीजिए होगा, ठीक है, 1-1 लाख तीनों का होगा, तो इसका जो 1 लाख शेयर है चांदेर जी का, ये आनंद जी का है, ये बहादुर का है और चांदेर का है। तो चांदेर का 1 लाख शेयर को ये 3:2 में बांट लिया। मतलब 3:2 में मतलब हो गया 5 भाग में से 3 भाग इनका, मतलब 60,000 रुपया ये दे दिया। 60,000 कौन दिया? आनंद दे दिया। और बहादुर जो है सो 40,000 रुपया दे दिया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आनंद बहादुर का कितना हो गया? तो ये इनका पहले 1 लाख रुपया प्रॉफिट, 1 लाख था, 60,000 रुपया, तो ये हो गया 1,60,000 रुपया। ठीक है, और 1 लाख रुपया था इनका पहले से, और 40,000 रुपया ये चंदेर वाला ले लिया, तो 1,40,000। तो जितना कैपिटल आता है उसी रेशियो में आपको ये होता है, तो 16-14, सो 8:7 रेशियो। सो आंसर शुड बी ए। बाकी दूसरा मेथड भी है, आप बना सकते हो, मैंने तो एग्जांपल से आपको समझा दिया। पार्टनरशिप में क्वेश्चंस जो है सो आपके जो मैथ्स जिसको पता होगा उससे बन जाएगा, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग डिजिट पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल एक्वायर हिज हर शेयर। कह रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया गया हुआ है कि प्रॉफिट में शेयर का एक्विजिशन का रिटायरिंग और डिजिट पार्टनर का, तो क्या होगा। मान लीजिए अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है और कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया हुआ नहीं है कि उनको जो रिमेनिंग पार्टनर होगा, जैसे ABC है, A रिटायर कर रहा है, तो BC के पास में आउटगोइंग पार्टनर का कितना शेयर एक्वायर करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो है सो गेन करेगा दोनों, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में करेगा। जैसे अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बोला है कि जो इनका शेयर था चंदेर का शेयर, वो 3:2 में वो लोग खरीद लिए, 3 भाग वो खरीद लिया, 2 भाग। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि पिछले एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें कि 1:1 लाख 1 लाख 1 लाख ABC तो तीनों दिया रहता, और ABC ये C का 1 लाख, तो ये 1:1 सबका इक्वल हो गया रेशियो। तो इस केस में अगर हमको ये 3/2 रेशियो नहीं दिया होता, तो फिर कौन से रेशियो में बांटेंगे इसका शेयर, तो ये 1:1 में ही बढ़ जाएगा, मतलब दोनों को 50-50 हज़ार रुपया देना होता। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार से उसको हम शेयर को एक्वायर कर लेंगे, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया हुआ है 3/2, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड के अनुसार से ही कर लेंगे। ठीक है, अगला है कि ऑन रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है या रिटायर कर जाता है, तो उस केस में उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपको इसके गुडविल के शेयर पे, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है सो रिमेनिंग पार्टनर में क्यों होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है कभी भी, है ना। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म के गुडविल पे नहीं होगा, हीज शेयर ऑफ द गुडविल के उसमें डाल देंगे हम लोग कि उसके लिए जितना हुआ है, मतलब उसके गुडविल पे जितना हुआ है, वो रिटायर कर गया बट उसका जो गुडविल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है, सो उसको गुडविल के शेयर में हम लोग क्रेडिट कर देंगे, वो पैसा उसको मिल गया। गोविंद हरि प्रताप पार्टनर है, गोविंद रिटायर कर जाता है, द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, गुडविल 24,000 का है, तो गुडविल जो है सो जब रिटायर करता है तो रिटर्न ऑफ होगा, द गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डेबिटिंग ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। 3 चीज़ें हैं ना। कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि तीनों हैं, गोविंद हरि प्रताप ये सब पार्टनर हैं, और जब गोविंद रिटायर करता है तो ऐसा लिखा जाता है, बैलेंस शीट में लिखा होता है कि 24,000 जो है सो गोविंद को गुडविल अमाउंट मिलेगा, क्योंकि
जब कंपनी था तो उस समय कंपनी का बढ़ाने में योगदान तो गोविंद का भी था, तो उसको भी तो गुडविल अमाउंट कुछ मिलेगा। सो वो गुडविल अमाउंट कहाँ से कटेगा, पैसा कहाँ पे क्रेडिट होगा, कहाँ डेबिट होगा, ठीक है। तो क्या वो जो रिटायर कर रहा है उसके अकाउंट में होगा? उसके अकाउंट में क्यों ही होगा, ठीक है ना। तो गुडविल जो होगा वो गुडविल जो 24,000 रुपया पूरा कंपनी का जैसे जो भी गुडविल है जैसे भी कैलकुलेट हुआ है वो 24,000 जो है वो सारे पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑल द ओल्ड पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसमें भी पूरा जो पुराना प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो नहीं समझ में आएगा वो उसमें PhD मत करना। चमन, रमन, सुमन ये 532 में पार्टनर है। रमन जी रिटायर हो जाते हैं। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सो चमन और सुमन के बीच में 1:1। गुडविल जो है सो फर्म की वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो रमन का गुडविल कितना मिलेगा ये आपसे है। तो 10 भाग में से देखिए, चमन को 5/10, रमन को 3/10 भाग और पार्ट एंड सुमन को 2/10 पार्ट। अब नया रिटायरमेंट शेयर में कौन सा रिटायर कर रहा है? रमन रिटायर कर रहा है। रमन गया, चमन का क्या हो जाता है 1/2 और सुमन का क्या हो जाता है 1/2, क्योंकि 1:1 हो गया नया शेयर। अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो हो गया, अब गेन क्या हुआ? तो चमन का गेन कितना हुआ? 5/10 माइनस 1/2, इसको 5/10 कर लेते हैं, ठीक है, 0। और इसका कितना हुआ 5 5 10, ठीक है। तो 5/10 2/10, तो ये 3/10, ठीक है। तो रमन का शेयर जो गुडविल में होगा, रमन का शेयर कितना होगा गुडविल में? 1 लाख का 3/10, क्योंकि ये -3/10 है ना, 3/10, 2/10 माइनस 5/10, ठीक है। इसका ज़्यादा हुआ है, तो ये 3/10 जो इसके पास में है वो किसका होगा? रमन का पार्ट इसके पास में होगा। तो रमन का गुडविल में शेयर 1 लाख टोटल है, तो 3/10 30,000 रुपया होगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? सुमन के कैपिटल अकाउंट से 30,000 रुपया बाई डेबिटिंग ओनली सुमन्स कैपिटल अकाउंट विथ 30,000 रुपया, क्योंकि इसका तो गेन ही नहीं किया, बात खत्म। तो इसको तो रमन से कोई लेना दे। मान लीजिए कोई छोरा, तो उसका वाला शेयर कोई तो खरीदा होगा, तो दैट्स मीन सुमन खरीदा होगा, है ना। क्लियर, तो उसी के अकाउंट से डेबिट होगा, डेबिट ओनली सुमन्स कैपिटल अकाउंट विथ 30,000। ऑन रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपेंसेट द, जो गेन हुआ है वो कंपनसेट कर गया रिटायरिंग पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली हु हैव सैक्रिफाइड नन ऑफ दिस। कह रहा है कि कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो बाकी जो बचे पार्टनर हैं उसको गेन होता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सो चेंज हो जाता है। तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर को सिर्फ, रिमेनिंग पार्टनर को सिर्फ, या सब में कंपनसेट होगा? सो क्या होना चाहिए इसमें? पार्टनर हु हैव गेन कुड कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर भी, रिटायरिंग पार्टनर को फॉर दिस शेयर, उसका जो गुडविल होगा उसमें, ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर को भी, क्योंकि उसके पास जो सेक्रीफाइस किया है। सो रिमेनिंग पार्टी हु हैव सेक्रीफाइस और रिटायरिंग पार्टनर जिसका गुडविल में शेयर है, तो इन सब के कंपनसेट हो जाएगा। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू, अगर कोई फर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाता है? बैंक ड्राफ्ट ये रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म, पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन अकाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर का ये पर्सनल लोन अकाउंट हो गया, पार्टनर का जो ये लोन अकाउंट हो गया ये पर्सनल लोन हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म, द पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्यों जाएगा, ये करंट अकाउंट में क्यों जाएगा? पार्टनर के कैपिटल करंट। डिजोल्यूट जब हो गया है फर्म, तो पार्टनर का जो लोन अकाउंट होगा वो पर्सनल में जाएगा, दे हैव टू पे, ठीक है ना, सेपरेटली लायबिलिटीज में जाएगा ये, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो नन ऑफ द
above. After transferring liabilities like creditor and bill payable in the realization account, in the absence of any information regarding their payment, such liabilities are treated as. अगर मान लीजिए कि जो liabilities हैं आपके पास में, जैसे क्रेडिटर को कुछ पैसे हैं देने या बिल कुछ देने हैं, वो सब दे दिए, तो अब कुछ हम लोग को पता नहीं है किसको पेमेंट करना है, तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि हम लोगों का फुल्ली पेड हो गया, ठीक है ना, कि लायबिलिटी जो है सो फुल्ली पेड हो गया. When realization expenses are paid by the firm on behalf of partner, such expenses are debited to. अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर जो है सो रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉन्ड कर लेता है, ठीक है, रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ, पार्टनर के बिहाफ में फर्म जो है सो रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेड करता है, तो वो जो एक्सपेंस होगा वो कहाँ पे डेबिट होगा. सो वो डेबिट होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होता है, ठीक है ना. तो ये याद रखना, सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, अनरिकॉर्डेड एसेट है ना. व्हेन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, अगर पार्टनर कोई टेकन ओवर करता है ना, तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि फर्म इज रियलाइजिंग वैल्यू फ्रॉम दैट एसेट थ्रू द पार्टनर, तो ये आपको क्रेडिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट में. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो होगा वो कहाँ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ये यहाँ पे जो है क्रेडिट हुआ है रियलाइजेशन में. अनरिकॉर्डेड एसेट जो होगा वो क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो होगा डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा, ठीक है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होगा और रिजर्व जो होगा वो कहाँ जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो होता है वो कहाँ जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, इन ऑल द केस जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ है, रिजर्व जो हुआ है, ठीक है, वो आपको किसके पास रहेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट पार्टनर की पूंजी में चला जाएगा, है ना. फर्म का डिजोल्यूशन हो गया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज थ्रू, कैसे क्लोज होगा, अगर फर्म का डिजोल्यूशन हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट. तो डिजोल्यूशन जब होगा, जितने भी एसेट्स रहेंगे, लायबिलिटीज होगा, उसको पेड किया जाएगा, और फाइनल जो पेमेंट होगा वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज सी, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप. बहुत सारे हमने क्वेश्चन देखे हैं. देखो पूरी क्लास से अगर 80% आपने इनटेक ले लिया तो दैट मीन्स दैट इज एनफ, ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा. बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने जितना कराया है उससे आपको 70-80% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है. जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिखना, या डाउट सेक्शन जब होता है तो वहाँ पे आप उसको पूछ लेना. सो pyqpedia.com पे यू कैन गो थ्रू द टेस्ट सीरीज. दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन. सफलता जो है छुपा हुआ है आपके हर दिन आप क्या करते हो उसमें. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. यू विल गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल pyq_pedia. टेस्ट सीरीज आपको pyqpedia.com पे मिल जाएगा. दे यू कैन रजिस्टर देयर एंड यू कैन गेट अ फ्री मॉक, ठीक है. चलिए बाय बाय.